प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिमी शाखा के ही जो शक थे, शहरात वंश के बाद जिन्होंने शासन किया, कार्दमक या चष्टन वंश। और उसमें मैं आपको बात कर रहा था चष्टन की, जो इस वंश का संस्थापक था, महत्वपूर्ण शासक था। और चष्टन ने काफ़ी बड़े भाग पर शासन किया। और उसका जो पुत्र था जयदामन, उसका पुत्र चष्टन का पुत्र जयदामन का पुत्र रुद्रदामन, जो शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, रुद्रदामन। तो इस वीडियो में हम उसी रुद्रदामन की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। चष्टन के बाद इस क्षत्रप राज्य का उत्तराधिकारी रुद्रदामन बना, जो उसका पुत्र था। वह उज्जैनी के क्षत्रप शासकों में सबसे अधिक पराक्रमी, योग्य और शक्तिशाली शासक था। इतिहास में वह महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात है। चष्टन ने अपने जीवन काल में ही रुद्रदामन को क्षत्रप अर्थात अपना सहायक बना लिया था और वो उसके साथ साथ ही राज्य शासन कर रहा था। अंधों अभिलेख में इस बात की पुष्टि होती है कि उसने चष्टन के साथ जो सहशासन व्यवस्था थी, उसके तहत उसने शासन किया था। इस अभिलेख में चष्टन और रुद्रदामन दोनों के साथ राजा की उपाधि का प्रयोग समान रूप से हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय रुद्रदामन चष्टन की अधीनता में उज्जैनी में शासन कर रहा था। संभवतः दोनों के अधिकार समान थे। स्मार्टा में भी द्वैराज्य की प्रथा, द्वैशासक की प्रथा विद्यमान थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया है। इसी द्वैराज्य प्रणाली का ज्वलंत उदाहरण हमें चष्टन और रुद्रदामन के उल्लेख में राज्य प्रणाली में भी हमें देखने को मिलता है। अंधों अभिलेख में चष्टन के साथ जयदामन के पुत्र रुद्रदामन के क्षत्रप के रूप में उल्लेख मिलता है। हम तिथि की बात करते हैं कि रुद्रदामन का समय शासनकाल क्या है। तो अंधों अभिलेख की तिथि 52 शक संवत अर्थात 130 ईस्वी हमें प्राप्त होती है। यानी शक संवत की जो तिथि है, आप जानते हैं 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ और 52 उसकी तिथि है, तो 78 + 52 अर्थात 130 ईस्वी। इस समय रुद्रदामन चष्टन के साथ सिंहासन पर बैठता था। लेकिन कुछ विद्वानों की मान्यता है कि रुद्रदामन 140 ईस्वी के बाद सिंहासन पर बैठा था, क्योंकि 140 के लगभग लिखे गए अपने ग्रंथ जो टालमी ने भूगोल लिखा है, उसमें उज्जैन के राजा चष्टन का ही उल्लेख करता है। लेकिन ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि टालमी ने भूगोल लिखा, इतिहास नहीं। संभवतः दोनों शासकों में से वयोवृद्ध शासक चष्टन का इलाका नाम लिखना उसने उचित समझा, क्योंकि वो ज्योग्राफी लिखी है, भूगोल लिखा है, न कि इतिहास। तो वयोवृद्ध यानी जो बड़ा बुजुर्ग था, उसका ही उसने उल्लेख किया है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन की प्रशस्ति है और इस अभिलेख की तिथि 72 शक संवत अर्थात 150 ईस्वी लिखी हुई मिलती है। इससे हमें प्रकट होता है कि रुद्रदामन ने कम से कम 150 ईस्वी तक अवश्य ही शासन किया था। इसमें किसी को लेकर कोई दो राय, कोई संदेह नहीं है। और रुद्रदामन का जो उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे, जो वो हमें प्राप्त होती हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो हमें गुजरात के से हमें प्राप्त होता है। और उसी में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों, उपाधियों, उसकी सफलताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। रुद्रदामन ने चांदी की मुद्राएं सिक्के पर चलित कराए। उसके समस्त मुद्राओं में उसके लिए महाक्षत्रप की उपाधि का ही प्रयोग मिलता है। उसके मुद्राओं में उसके पिता जयदामन का नाम भी मिलता है। कुछ मुद्राओं पर जयदामन पुत्रस लिखा हुआ है, कुछ पर जयदामन पुत्रस लिखा हुआ है। तो इससे मुद्राओं अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसके आधार पर हम रुद्रदामन के राज्य विस्तार की बात करते हैं, उसके साम्राज्य की बात करते हैं। अंधौ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चष्टन और रुद्रदामन सम्मिलित रूप से कच्छ प्रदेश पर राज्य कर रहे थे। तो
रुद्रदामन ने अपने पराक्रम से राज्यों को जीतकर एक साम्राज्य का स्थापक और शासक महाक्षत्र कहा गया है उसके जूनागढ़ अभिलेख में। तो हम उसकी जो साम्राज्य के विभिन्न जो क्षेत्र थे जो उसके अधीन थे उनकी बात करते हैं। तो आकर ये पूर्वी मालवा है जिसकी राजधानी विदिशा थी। अवंती ये पश्चिम मालवा का प्राचीन नाम था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। अनूप ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। निवर्त यह स्कंद पुराण को कुमारी कांड देश तालिका में निवर्त को एक मंडल कहा गया है जिसमें 4 करोड़ गांव सम्मिलित थे। जूनागढ़ अभिलेख में इसका नाम जनपद को तालिका में दिया गया है। यह पश्चिमी भारत में स्थित था। आनर्त उत्तरी गुजरात जिसकी राजधानी द्वारका में थी। सौराष्ट्र या काठियावाड़। स्वभ्र यह प्रदेश खेटक। मरु राजस्थान का प्रसिद्ध मारवाड़ है जिसे मरुमंडल मरुभूमि मरुस्थल भी कहा गया। जल और वनस्पति के कारण इसका यह नाम पड़ा। कच्छ यह प्राचीन काल में कच्छेल कहलाता था। यह आधुनिक कच्छ ही है। सिंध सोवीर सिंधु की निचली घाटी। कुकुर यह सिंधु पर्वत के बीच भूखंड स्थित है जो राजपूताना और उत्तरी गुजरात के कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। अपरांत अर्थात उत्तरी कोंकण। निषाद यह विंध्य पर्वत का ही जो क्षेत्र था वो उसके आसपास का क्षेत्र है। इन प्रदेशों में सौराष्ट्र कुकुर प्रांत अनूप के प्रदेश गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधीन थे। अतः स्पष्ट है कि रुद्रदामन ने गौतमी पुत्र के किसी उत्तराधिकारी से इनको जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया था। योद्धेय पराभव जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि रुद्रदामन ने उन योद्धेयों को पराजित किया जिन्हें समस्त क्षत्रियों ने अपना वीर मान लिया था। इसलिए जो अपने को अजय मानते हुए उद्धव स्वभाव के हो गए थे रुद्रदामन ने बलपूर्वक उनका उन्मूलन कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। इसलिए योद्धेय एक प्राचीन प्रसिद्ध गण जाति थी जिसने इतिहास में अपनी भूमि भक्ति सैन्य भक्ति से विदेशियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने देश की रक्षा की थी। सिक्कों के आधार पर यह माना जाता है कि उन्होंने कुषाणों के विरुद्ध एक संघ बना लिया था और इस अभिलेख के कथन से किसी सभी क्षत्रियों ने उन्हें अपना नेता चुना था सिद्ध होता है उनका योद्धेयों का तत्कालीन राजनीतिक जीवन में कितना महत्व था। लेकिन योद्धेयों को पराजित करना और उनको उन्मूलन करना ये रुद्रदामन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। दक्षिणापतपति की पराजय जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया कि रुद्रदामन ने दक्षिणापत के स्वामी सातकर्णी को युद्ध में 2 बार पराजित किया था, परंतु संबंधी की निकटता के कारण यानी संबंध की निकटता यानी ये साबित होता है ये ग्रंथ कहता है ये जो अभिलेख कहता है उसके आधार पर ये ऐसा जो संकेत जो इसका सार है वो ये है कि रुद्रदामन ने दक्षिण के राजा जिसकी उपाधि थी दक्षिणापति उसको युद्धों में 2 बार पराजित किया था, लेकिन संबंध की निकटता के कारण जिसका अंत नहीं किया, विनाश नहीं किया, उसको मारा नहीं। संकेत मिलता है कि जो शासक था वो शकों का संबंधी था जिनके वैवाहिक संबंध थे, रक्त संबंध थे, इसलिए उसका अंत नहीं किया। ये कौन था इसकी बात करते हैं। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि यह सातकर्णी स्वयं गौतमी पुत्र सातकर्णी था, परंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अनेक अभिलेख और मुद्राओं से प्रमाणित होता है कि गौतमी पुत्र ने स्वयं शहरातों को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त वशिष्ठी पुत्र पुलुमाओं के शासन के 19वें वर्ष तक गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने शक्ति के शिखर पर था, इसलिए उसकी पराजय का पर शायद संदेह है जिसको शायद प्रश्न नहीं उठाया इतिहासकारों ने। रैप्सन महोदय का मत है कि पराजित सातवां नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था। अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि पुलुभावी के समय में सातवां राज्य संकुचित हो गया था, संकीर्ण हो गया था, ना छोटा हो गया था, इसलिए वशिष्ठी पुत्र के शासन काल के 19वें वर्ष के अभिलेख में उसे मात्र दक्षिणा पतेश्वर कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख भी पराजित शक नरेश को दक्षिणापतपति कहता है।
इसके अतिरिक्त रैबसन महोदय ने कन्हेरी अभिलेख की सहायता ली है। इस अभिलेख में उल्लिखित है कि वशिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी ने महाक्षत्रप रुद्र की पुत्री के साथ विवाह किया था। रैबसन महोदय का कथन है कि वशिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था और महाक्षत्रप रुद्रदामन था। इस दामाद ससुर के निकट संबंध को ध्यान में रखकर ही रुद्रदामन ने पुलुमावी का विनाश यानी उसको अंत नहीं किया, उसकी हत्या नहीं की। परंतु रैबसन महोदय के मत में भी अनेक दोष हैं। रैबसन का मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान पराजित सातकर्णी को वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का कोई उत्तराधिकारी मानते हैं। उसे गौतम पुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी मानना तर्कसंगत प्रतीत या न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। खैर जो भी हो, लेकिन ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस शासक को रुद्रदामन ने पराजित किया था वह निश्चित ही सातवाहन वंश का कोई शासक था। इन विजयों के अतिरिक्त रुद्रदामन को शत्रुओं को पराजित करने वाला बताया गया है। उसने अन्य भ्रष्ट राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठापित किया था। समुद्रगुप्त के समान उसने संभवतः पराजित राजाओं को अपनी वंशवर्ती बनाकर फिर से प्रतिष्ठापित किया था। भ्रष्ट राज्यों में केवल उसके द्वारा ही पराजित राजाओं को स्थापित करने का तात्पर्य नहीं है। यह सामान्य रूप से उन सभी राजाओं का उल्लेख है जो किसी दूसरे के द्वारा भी राज्यच्युत किए गए थे। महाभारत में दान धर्म का वर्णन करते हुए विशेषकर पृथ्वी दान का महत्व बताते हुए कहा गया कि जो मनुष्य राज्य से भ्रष्ट हुए राज्यों को पुनः राज सिंहासन पर बैठा देता है उसको सर्वलोक में निवास होना है। इस प्रकार रुद्रदामन को जैसे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण के राज्यों के प्रति जो धर्म विजय की नीति अपनाई थी, वहाँ के शासकों को पराजित किया, उन्मूलित किया, उन्मूलित नहीं किया मतलब उनको समाप्त नहीं किया, पराजित करके उनको पुनः उनके राज्य की गद्दी पर बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया, दान दक्षिणा धन लेकर वो संतुष्ट हो गया। उसी की तुलना रुद्रदामन के साथ की गई है कि उसने कई शासकों को परिभूत किया और पुनः प्रतिष्ठापित किया, और जिसको महाभारत में पुण्य या अच्छे कर्म की श्रेणी में जिसको रखा गया है। शासन प्रबंध की बात करते हैं रुद्रदामन के। जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया कि उस जन्म से लेकर राजत्व की प्राप्ति तक राजगुणों और लक्षणों से विभूषित था, इसलिए सभी वर्णों में अपनी रक्षा के लिए उसने अपने स्वामी चुना था। उसकी लोकप्रियता का पता चलता है उसके राज साम्राज्य में विभिन्न जनपद नगर निगम के लोग दस्युओं सर्पों हिंसक पशुओं रोगों से मुक्त थे तथा संपूर्ण प्रजाओं से अनुरूप थी। इस जनानुराग यानी जनता के अनुराग स्नेह प्रेम के साक्ष्य इस बात से संकेत मिलता है कि रुद्रदामन के समय जनता सुखी समृद्ध थी और उससे संतुष्ट थी, और उसने अपने कोष से प्रजा पर बिना कोई कर लगाए प्रजा को सुख और समृद्धि करवाई। रुद्रदामन प्रजावत्सल और जनप्रिय शासक था। किसी भी राज्य के शासन की सफलता उसके राजकोष की समृद्धि पर निर्भर करती है। रुद्रदामन का कोष सोना चांदी वज्र वैदूर्य रत्न और बहुमूल्य वस्तुओं से भरा रहता था और उसने न्याय से धर्मानुसार प्राप्त किया था, बलि शुल्क भाग रूप से प्राप्त किया था। कामंडकीय नीतिसार में भी कोष को मुक्ता कनक रत्न आदि से भरा हुआ पूर्वजों द्वारा प्राप्त तथा धर्माजीत बताया गया है। कोष की संपदा विभिन्न प्रकारों के कर भले शुल्क पर आधारित है और संभवतः कर का ही परिचायक थी। एक विजेता होने के साथ साथ रुद्रदामन प्रजा पालक भी था, प्रजा शासक भी था। उसने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा और प्रत्येक प्रांत में उसने अपने अमात्य नियुक्त किए। रुद्रदामन के शासन पद्धति में सचिव और अमात्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। शासन में सहायता देने के लिए मत सचिव परामर्शदाता और कर्म सचिव कार्यकारी अधिकारी नियुक्त थे। यानी जो सचिव की मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, दो प्रकार के सचिव थे। एक तो मत सचिव, मति सचिव, मति यानी बुद्धि, जो परामर्श देते थे अपने ज्ञान के बल पर, मति सचिव। परामर्शदाता जो सलाह देते थे ज्ञान के बुद्धि के
बल पर और उसको कार्य रूप में परिणित व्यवहारिक रूप में जो कार्यकारी सचिव वो उसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप देते थे। मंत्रिपरिषद का भी महत्वपूर्ण स्थान था और राज्य की समृद्धि के लिए सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के काल में उज्जैनी अथवा रेहतक गिरनार की पहाड़ियों से निकलती हुई जो तालाब, नदियां आदि निकाले गए, नहरों की मरम्मत की गई। हम रुद्रदामन के व्यक्तित्व की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, तो किसी भी शासक की श्रेष्ठता का कारण उसका व्यक्तित्व और चरित्र होता है। शक क्षत्रों में रुद्रदामन सर्वश्रेष्ठ शासक था, क्योंकि उसके लेख मुद्राएं बहुलता से प्राप्त होती हैं। उसकी सबसे प्रसिद्ध लिपि जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया कि वह गुरुओं के संपर्क में आया, उन्होंने ही उसे रुद्रदामन की संज्ञा दी थी। यद्यपि गुरुओं का अर्थ पिता व पितामह भी हो सकता है, किंतु उसका यह नाम उसके पूर्वजों के नाम चष्टन जयदामन की तरह न होकर संस्कृत नाम है। अतः संभव है कि यहाँ गुरुओं से तात्पर्य उसके आचार्य और शिक्षकों से है। जूनागढ़ अभिलेख प्रथम संस्कृत का अभिलेख है, जिसमें हमें उस युग के संस्कृत गद्य काव्य के स्वरूप का भी दर्शन होता है। अतः इसका न केवल राजनीतिक महत्व है वरन इसका साहित्यिक महत्व भी है। सबसे बड़ी विशेषता है कि शक होते हुए उसने भारतीय संस्कृति के मूलांकुर संस्कृत का रूप पहली बार उन्नत हुआ। सुदर्शन झील के लेख में संस्कृत के अधिमंडी प्रवाह के संस्कृत भाषा और काव्य की उन्नति का पता चलता है, और इससे यह भी पता चलता है कि रुद्रदामन विद्या का कितना उन्नायक था, प्रशंसक था, विद्वान था। एक बात और, जैसे हम साहित्य के अलावा हम बात करते हैं अभिलेखीय प्रमाण की, पुरातात्विक प्रमाण की, तो सबसे पहले लक्ष्मी का विष्णु के साथ जो पहली बार जो नाम या जो संबंध है, एक साथ जो दोनों का नाम मिलता है, वो पुरातात्विक और अभिलेख ये स्रोतों में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख में ही माता लक्ष्मी का विष्णु के साथ उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया कि उसने घोड़े, हाथी और रथ विद्याओं में कुशलता प्राप्त की थी। ढाल तलवार के युद्ध में भी वह कुशल था। इसी प्रकार उसके राज्य में कुशल सेना थी, वो कुशल सेना नायक था, रण विद्या में दक्ष था, विजेता था। इसके अलावा उसके व्यक्तित्व और चरित्र में शिक्षा और विद्या का वांछनीय प्रभाव भी था और विद्यानुरागी था। गो ब्राह्मण की रक्षा अथवा उन्नति के लिए उसने धर्म कीर्ति का विस्तार किया। उसका धार्मिक अनुराग इस तथ्य से प्रमाणित होता कि उसने निरर्थक नृत्य न करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके चरित्र में दया का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके कारण शरण में आए हुए लोगों को वो शरण देता था और उनकी रक्षा करता था। जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया कि उसके पौरुष, पराक्रम तथा रूप क्रांति का प्रमाण इस बात से भी प्राप्त है कि उसने स्वयंवरों में अनेक राजकन्याओं को प्राप्त कर अपनी शक्ति, शौर्य और सौंदर्य से राजसभा को प्रभावित किया था और परिणाम स्वरूप फलस्वरूप उसकी मालाओं से विभूषित किया था। यानी उसने अनेक क्षेत्रीय राजाओं के स्वयंवरों में भाग लेकर कई राजकीय राजकन्याओं के साथ विवाह किया। टालमी के कथनानुसार रुद्रदामन के पितामह चष्टन के राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। कदाचित रुद्रदामन की भी यही राजधानी अर्थात उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन है, वही उसकी राजधानी थी। उसके शासनकाल में उज्जैनी का सभी दृष्टियों से उत्थान हुआ, विकास हुआ और समृद्धि के उच्च शिखर को उसने प्राप्त किया। रुद्रदामन के बाद चष्टन वंश में उसका पुत्र दाम गसत दामोजद श्री प्रथम शासक बना और उसके पश्चात जीवदामन शासक बना। इस वंश का अंतिम जो राजा था वो रुद्र सिंह तृतीय था। इसी काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। इसी के साथ चष्टन वंश का अंत हुआ। शक भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में आए, किंतु यहाँ आने के बाद में उन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, परंपरा आदि को आत्मसात किया, उनके साथ घुल मिल गए और उन्होंने भारतीय आचार विचार, धर्म और रहन सहन को अपना लिया और यहाँ के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार जो शक थे वो भारतीय
सभ्यता और संस्कृति का अंग बन गए। जब आप देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय संवत है शक संवत है, जिसका संस्थापक तो कनिष्क था कुषाण वंश का, लेकिन शकों से लंबे समय तक संबंधित रहने के कारण ही जो भारतीय इतिहास में शक संवत के नाम से प्रचलित हुआ, विख्यात हुआ, और जिसका आज भी नाम शक संवत ही है। धन्यवाद।